हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसे लोग डी कोड एग्जाम का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग को प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। अगर जो उसे आप नहीं देखे हो तो चैनल का प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का कुछ पार्ट देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे बोलने में या प्रश्नों की व्याख्या करने में या कहीं आपको लग रहा है कि गलत उत्तर दे रहे हैं तो या कोई त्रुटि हो जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें, ताकि मैं अगली बार उसको सुधार कर सकूँ। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रहा है। पहला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के समान बहुमत से पारित किया जाता है। तो पहला कथन क्या है ना, पहला कथन जो है ये सही है। ये जो कथन जो है ये सही है, क्योंकि संविधान में वित्तीय आपातकाल का आधार जो है ना अनुच्छेद 360 है। और अनुच्छेद 360 ही राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब ये ऐसा कब करेगा, जबकि उसको लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। और अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की सामान्य बहुमत का मतलब हुआ कि सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति और मतदान का बहुमत से है। अब दूसरा कारण देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल न्यायिक समीक्षा से परे है। तो देखिए दूसरा कारण जो है क्या है, गलत है। क्योंकि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से पुनः इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और यह कहा गया कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें ये सत्य है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है कि ये सत्य है परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दे रहा है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीबी गिरी या गोपाल स्वरूप पाठक या बीडी जत्ती। तो देखिए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इनका जो कार्यकाल था, तो देखिए जो इसमें न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्लाह थे ये 1979 से लेकर 84 तक थे उपराष्ट्रपति। मतलब लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए बीबी गिरी आएंगे, जो 1967 से लेके 1969 तक ये उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद से हालांकि ये राष्ट्रपति बन गए, लेकिन 1969 से लेकर 69 तक ये 1967 से लेकर 69 तक ये उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद 69 में आए गोपाल स्वरूप पाठक, जो 1969 से लेकर 1974 तक थे। फिर उसके बाद से बीडी जत्ती आए, जो 1974 से लेकर 1979 तक थे, अर्थात 2, 3, 4। उसके बाद लास्ट में आए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 1979 से 1984 तक थे। ठीक, 2, 4, 2, 3, 4, 1। तब देखते हैं किस ऑप्शन में 2, 3, 4, 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए में 2, 3, 4, 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न का है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता से संबंधित है। अनुच्छेद 174, 173, 175 या 176। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 173। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 173। ये पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 173। और आप सभी लोग पता होगा कि राज्य विधानमंडल का वर्णन जो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 168 से 213 के मध्य किया गया है। ठीक, और देखिए 174 के बारे में जान लें तो अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र को सत्रावसान व विघटन से संबंधित, किससे है, सत्रावसान व विघटन, सत्रावसान व विघटन से संबंधित है। और
175 है, ये अनुच्छेद सदन में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है। और वहीं पे 176 क्या है, तो 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में उपबंध करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर आर्टिकल से ही है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 257, 267, 292 या 246। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 246। अगला प्रश्न आप देखते हैं, देखिए जो सही है बस वही प्रश्न देखते जाएंगे। हालांकि मैं चलिए इसको ये और ये जो बचा हुआ है इसका मतलब देख लेते हैं, ये कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो 257 देखें तो 257 यह अनुच्छेद कुछ दशाओं में राज्यों को संघ के नियंत्रण से संबंधित है और ये केंद्र राज्य प्रशासनिक ये जो 257 है ये केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आता है। वहीं 268 देखें तो ये 268 जो है 268 का संबंध आकस्मिकता निधि से है और यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध का विषय है। ठीक। और वहीं 292 अनुच्छेद देखें तो यह अनुच्छेद 292 का संबंध जो है केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने से है और यह केंद्र राज्य वित्त का मतलब वित्त से संबंधित है। ये केंद्र और राज्यों में वित्त से संबंधित है अनुच्छेद 292। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय समवर्ती सूची में संबंधित है। समवर्ती सूची में आप लोग पता होगा कि जितने भी भारत मतलब विषय हैं ये 3 भागों में ही विभाजित किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन जो समवर्ती सूची के जो कानून होते हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन जब दोनों के हितों में कहीं टकराव आएगा तो केंद्र का जो बनाया हुआ कानून है वही मान्य होता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, मत्स्यन, खनिज संबंधी अधिकारों का प्रकर और मादक द्रव्य और विषय। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा तो देखिए जो इसमें पूछा कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में संबंधित है। तो ये जो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। ये क्या है, संघ सूची। और ये जो मत्स्यन है, मत्स्यन और इसी में खनिज संबंधी अधिकारों पकड़, तो ये दोनों आते हैं राज्य संबंधी। ये दोनों क्या है, ये राज्य सूची के विषय हैं। ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं, मत्स्यन और खनिज संबंधी अधिकारों पर। और लास्ट जो चौथा है ये मादक द्रव्य और विष, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये बस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए केवल 4 होगा और केवल 4 ऑप्शन नंबर डी में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए पहला जो कथन है ये सही है, क्योंकि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंध में जो ये जो शब्द लिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये लैटिन भाषा से ही लिया गया है। तो पहला जो कथन होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला उसका है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से हुई हो तो यह रिट जारी की जा सकती है। देखिए जो दूसरा कथन दिया है ना कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से हुई है तो रिट जारी की जा सकती है, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। क्योंकि यह रिट किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना से हुई हो तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस ऑप्शन नंबर 1 कथन नंबर 1 केवल सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में कथन नंबर 1 सही है। तो केवल ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस भाग में नहीं बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में नहीं बांटा गया है। आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, एक उदारवादी बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व और ये एक सामाजिक नीति निर्देशक तत्व। जो ये आर्थिक नीति निर्देशक तत्व है इसको नीति निर्देशक तत्वों में इसका भाग नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये जो 3 है गांधीवादी, उदारवादी और ये सामाजिक, ये नीति निर्देशक तत्वों को इन्हीं के स्वरूप में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सी समिति द्वारा की गई थी किंतु सरकार ने इस मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया था। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मूल कर्तव्यों के अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान या देश का रक्षा। तो आप लोग सभी को पता होगा कि ए भी है, बी भी है,
क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास से भी है मूल कर्तव्य में। और ये डी जो है देश की रक्षा, ये भी मूल कर्तव्य में। लेकिन ये मूल कर्तव्य का अनुपालन न होने पर दंड का जो प्रावधान है ये मूल कर्तव्य मतलब ये इसको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसको सिफारिश स्वर्ण सिंह ने इसको सिफारिश किया था, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। और संविधान के जो मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए वर्ष था 1976 था। और कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और ये जो समिति है ना, देखिए ये प्रश्न पूछता है कि समिति ने कितने कर्तव्यों को सिफारिश की थी। इस समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य मतलब इस समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य, कितने, तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने 10 मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा था। और इसके अलावा इस समिति कुछ सिफारिशों को नहीं कहा गया, मतलब नहीं माना गया, जैसे कि इसमें संसद द्वारा मूल कर्तव्य का अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान या अनिवार्य कर अदायगी, ये सब जो इनके जो सिफारिशें थे शामिल नहीं किया गया था। खैर इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य का अनुपालन न होने पर दंड का प्रावधान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन विषयों में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो सकता है। तो देखिए संसद में जो गण पूर्ति है ये भी साधारण बहुमत से हो सकता है। प्रश्न संख्या क्या है, 9। संसद में गण पूर्ति क्या हो सकता है, साधारण बहुमत से हो सकता है। तो देखिए इसमें पहला जो संसद में गण पूर्ति है ये साधारण विषयों से इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संसद में विशेष बहुमत से इसको क्या विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 368, देखिए अनुच्छेद 368 जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब इसके अंतर्गत इसमें राज्यों के प्रतिनिधि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में संशोधन ये गलत हो गया, मतलब ये अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे राज्यों के विधानमंडलों की जो मतलब उन लोगों की सिफारिश, मतलब उन लोगों की जो संस्तुति होती है या उन लोगों के जो मतलब कहने का कहे कि अनुच्छेद उन आधे राज्यों की अनुमति होनी चाहिए इसमें, क्योंकि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, केवल अनुमति होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें आ जाएगा, चूँकि इसमें आएगा साधारण बहुमत से 1 और 4। सब देखते हैं 1 और 4 किस ऑप्शन में है। 1 और 4 जो है केवल 1 और 4 है जो है केवल ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इतने जो ये राज्य हैं इन सभी में से केरल में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। और संविधान में जो लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या तय की गई है 552 था, हालांकि अब शायद 550 ही है संसद में। और देखिए जो आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा कुल सीटें कितनी हैं, 25 हैं। आंध्र प्रदेश में 25 हैं। केरल में कितनी है लोकसभा सीटें, 20 हैं। और वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कितनी है, 28 हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश में 29 हैं। तो इसमें सबसे कम कहाँ है, केरल में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पता ही होगा कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो 80 लोकसभा की सीटें यहाँ पे। अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीटें दिया है। तो इसको इंग्लिश और ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं। तो देखिए पंजाब में कितने राज्यसभा की सीटें हैं, तो पंजाब में जो कुल राज्यसभा की सीटें हैं ना 7 हैं, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा, 2 से, ए का 2 से सुमिलित होगा। केरला में देखा जाए तो केरला में कितनी है, तो केरला में 9 है, तो बी का किससे सुमिलित होगा, 1 से। अब देखेंगे ए का 2, बी का 1, ए का 2 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि झारखंड में कितनी सीटें हैं, तो झारखंड में 6 सीटें हैं, अर्थात सी का 1, सी का 3rd, तो इसमें भी सुमिलित है। और गुजरात में कितनी है, 11 सीटें हैं, इसलिए आप डी का 4, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
उसके बाद निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को किसी राज्य के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। 42वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन या 36वें संविधान संशोधन या 45वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का ये 38वें संविधान संशोधन। 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति प्रदान की गई। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और सभी लोग पता है 42वें संविधान संशोधन में काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया था, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान देखें तो इसमें इसके ये तो जो प्रश्न में दिया ये प्रावधान तो किया ही गया, और इसके अलावा इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किए गए, जिसमें प्रस्तावना में 3 मूल शब्दों को मतलब 3 शब्दों को जोड़ा गया था, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता को। और प्रशासनिक अधिकरणों की भी स्थापना की गई थी इसी के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष? तो 6 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 36वां संविधान संशोधन देख लें ये, तो इसी के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 1313 का रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप 1994, 1996, 1978 या 1963। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुदुचेरी में वर्ष 1963 में विधानसभा का गठन किया गया था। और पुदुचेरी के जो प्रशासक होते हैं ना उनको उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन चुनिए? जनवरी 1989 से इस आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया था। जनवरी 1989 में इस आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इस प्रश्न में पूछा ना कौन सा सत्य कथन है, तो इसमें जो पहला जो कथन है ये पहला कथन ही गलत है, क्योंकि जनवरी 1989 में इस आयोग के 3 सदस्यीय बना दिया गया था। ये गलत है क्योंकि जनवरी 19 हालांकि इसको 3 सदस्यीय तो 1989 में बनाया गया था, लेकिन जनवरी में नहीं बल्कि कब? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर 1989 को इस आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया था। ये पहला कथन क्या हो जाए? गलत हो जाए क्योंकि जनवरी दिया है। उसके बाद दे रहा है कि संविधान में इस आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया। तो दूसरा कथन भी क्या है? गलत है, क्योंकि संविधान में इस आयोग के सदस्यों की पदावधि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, न तो 1 और न तो 2। अगला ऑप्शन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के बाद निम्नलिखित में से किस पद को धारण कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के कार्यकाल खत्म होने के बाद निम्नलिखित में से किस पद को धारण कर सकता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 15। तो देखिए पूछा है किस पद को धारण कर सकता है, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष देखिए इस पद को धारण नहीं कर सकता है। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष, तो इस पद को भी धारण नहीं कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का ये अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखे थे, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ये भाग 14 में दिया है। किस भाग में? भाग 14। और अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक, 315 से 323 तक किसके बारे में है? तो इस संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। और इसके सदस्यों का जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य कथन का चयन कीजिए। वर्ष 2014 में यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। वर्ष 2014 नहीं 2004 वर्ष 2004 में यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। तो ये कथन, पहला ही कथन क्या है, गलत है। क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा नहीं, पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि पूछा है असत्य कथन। तो पहला क्या है, पहला ही, एक मिनट देखिए, जो पहला कथन है इसमें ना, पहला कथन ये सत्य है, लेकिन पूछा है कौन सा असत्य है। तो अगला देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होते हैं। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष तो होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, और इसके अलावा 7 सदस्य नहीं होते हैं, इसके अलावा 3 सदस्य होते हैं। इसलिए चूँकि पूछा कौन असत्य है, तो केवल अब दूसरा कथन असत्य है, इसलिए अब बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 2 क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 99, 98 या अनुच्छेद 87 या अनुच्छेद 93। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1900 करें, अनुच्छेद 99। अनुच्छेद जो 99 है, इसका संबंध संसद सदस्यों के शपथ और प्रतिज्ञान से है। और वहीं 98 की बात करें तो अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। किससे है, ये सचिवालय से, संसद के सचिवालय से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 93 जो है, ये है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से। और यहीं पर 87 की बात करें तो ये अनुच्छेद संसद के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार देश के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 22, 15, 29 या 19। देखिए, तो इस तरह एक याद कर लीजिए ना कि कौन सा आर्टिकल जो है केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, तो जो विदेशियों को प्राप्त होगा वैसे ही पता चल जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश के नागरिक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, वीडियो चूँकि रुका हुआ था बीच में इसलिए पता नहीं चला। तो देखिए, ये देखिए जो यहाँ के जो नागरिकों को प्राप्त होता है, कौन सा का आर्टिकल, 15, 16, 19 और 29 और 30। तो बाकी ये जो आर्टिकल है केवल यहाँ के निवासियों को ही मिलता है। इसमें बचा कौन सा आर्टिकल है, इसमें बचा आर्टिकल 22 है। तो इसलिए जो 22 है, ये ये आर्टिकल 22 में जो मौलिक अधिकार है, ये देश के नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है, ये नागरिक और विदेशी, केवल नागरिकों को यहाँ के प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न का, भारत शासन अधिनियम 1935 का निम्नलिखित में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए 3, 8, 6 या 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा 6, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू की गई थी। तो 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान सभा की 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के अनुसार सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। एक तरफ प्रांत है, दूसरे तरफ सदस्य संख्या है। दिया है कि मतलब किस प्रांत से कितने सदस्य थे। तो मद्रास से कितने थे, तो मद्रास से 49 थे। तो ए का पहला से सम्मिलित हो जाएगा, अर्थात ए का किससे होगा, 1 से। नेक्स्ट है बॉम्बे, तो बॉम्बे से 21 सदस्य थे, अर्थात बी का किससे हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से कितने थे, तो पश्चिम बंगाल से सदस्यों की संख्या 19 थी। तो सी का किससे सम्मिलित हो जाएगा, 4 से। और अगला है बिहार, तो बिहार से कितने हो जाते हैं, 36। तो डी का किससे है, तो डी का 4, यानी डी का 3rd। तो ये हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3rd। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये अब।
तो ऑप्शन नंबर डी में ही है, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ जिलों की संख्या है और एक तरफ क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाजन किए गए हैं, मतलब कौन से क्षेत्र में कौन से जिले, मतलब कितने जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश को, पहली बात तो उत्तर प्रदेश को जो है ये राज्य नियोजन विभाग ने प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में, इन 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसमें आते हैं पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 30 जिले आते हैं, अर्थात सी का किससे 1 से है, ठीक। और केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत ये जो बी दिया है, केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने, 10 जिले आते हैं। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र दिया है, तो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कितने आते हैं, 28 जिले आते हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र, अर्थात इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। अर्थात ए का 1, बी का 2 सामने, मतलब जो भी है सामने सामने ही इसका क्या है, सुमेलित। आप देख लेते सामने सामने कौन, ए का 1, बी का 2। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन विधानसभा अध्यक्ष बना। आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन, मदन मोहन वर्मा या जगदीश शरण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नफीकुल हसन है। देखिए पहले तो इनका हमको देखना पड़ेगा कौन से किस सन में आए, कौन से इनका क्रम क्या था। तो ये जो नफीकुल हसन थे ना, 1950 से लेके 52 थे। कब थे, तो 1950 से लेके 1952 तक थे, ठीक। और ये कहाँ गए, हाँ, आत्माराम गोविंद खेर थे 1952 से लेके ये थे 1962 तक। कब थे, 1952 से लेके 1962 तक थे। उसके बाद से मदन मोहन वर्मा, तो मदन मोहन वर्मा जो हैं ये थे 1962 से 1967 तक थे, 1967 तक थे। उसके बाद जगदीश शरण अग्रवाल, तो जगदीश शरण अग्रवाल इनके बाद आए 1967 से 1969 तक। तो इन सब में सबसे पहले जी कौन है, नफीकुल हसन 1950 से 1952, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नफीकुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधान परिषद का 2 बार सभापति रहा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2 बार सभापति रहा है। तो कुंवर मानवेंद्र सिंह, रघुनाथ विनायक धुलेकर, वीरेंद्र स्वरूप या सुखराम सिंह यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो वीरेंद्र स्वरूप हैं, वीरेंद्र स्वरूप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 2 बार सदस्य रह चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल था, देखते हैं इनका कार्य। देखिए वीरेंद्र जो स्वरूप थे, ये वीरेंद्र स्वरूप इनका 2 विधान परिषद का अध्यक्ष बन चुके थे। और इनका जो प्रथम कार्यकाल था ये मार्च 1969 में था। कब, तो मार्च 1969 से मई 1974 तक था। कब, 1969 से 1974 तक, ठीक। और इनका दूसरा जो कार्यकाल था 1974 से लेके, दूसरा कार्य कब था, 1974, अर्थात लगातार थे 1974 से लेके 1980 तक। जून 1974 से लेके फरवरी 1900 तक था। वीरेंद्र स्वरूप के जो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। यह दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। तो देखिए पहला कथन क्या है ना, इसका पहला कथन सही है, क्योंकि जो मैदानी जो क्षेत्र है ये दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित, सही है। इसका ढाल दक्षिण पूर्व से किसे दे रहा है, इसका ढाल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। तो देखिए जो दूसरा कथन है ना, इसका दूसरा कथन है क्या है, गलत है, क्योंकि इस मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के लिए। इसका जो ढाल है, देखिए ये दिशा बना दें तो इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से, अर्थात इस साइड से ये दक्षिण पश्चिम के तरफ है। क्योंकि जितने भी नदियाँ देखिए, गंगा, यमुना, सारे के सारे ये पूरब और उत्तर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये
उत्तर दिशा की तरफ, सॉरी उत्तर नहीं, मतलब पूरब दिशा की तरफ भी प्रवाहित होती हैं, इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक केवल क्या, ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से जनवरी तक रहती है। तो देखिए आप लोग सभी लोग ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग होंगे तो सबको पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु है अक्टूबर से जनवरी तक नहीं रहती है, बल्कि कब से रहती है, ये रहता है नवंबर से फरवरी तक। नियर नवंबर से कब तक, तो फरवरी तक रहता है। तो कथन ही क्या है इसका, गलत। अब कारण देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। अर्थात दक्षिण से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे वहाँ पे क्या कह रहा है कि वहाँ पे तापमान कम होते जाता है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत, सही है। दूसरा कथन नहीं, कारण क्या है इसका, सही है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत है, परंतु इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न संख्या 26 कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु वर्गीकरण में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मंडल को शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु वर्गीकरण में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मंडल को शामिल किया जाता है। मेरठ मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल या कानपुर मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ मंडल। किस मंडल को शामिल किया जाता है, तो मेरठ मंडल को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। शारदा नदी के उत्तरी तट पर, शारदा नदी के दक्षिणी तट पर, गोमती नदी के दक्षिणी तट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ है, तो ये शारदा नदी के शारदा नदी के ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, शारदा नदी के दक्षिणी तट पे है। और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य भारत और नेपाल की सीमा पर लखीमपुर जिले में खीरी में स्थित है। कहाँ है, तो ये है लखीमपुर खीरी, जो नेपाल की सीमा पर जिला है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे ये स्थित है, उस जिले में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना किया गया था 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। और इसका कुल क्षेत्रफल देखें 227 मतलब 227 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किमी है। और ये शारदा नदी के दक्षिण तट पर, यही प्रश्न पूछा है इसका। और ये मुख्य रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान माना जाता है। खैर इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। थोड़ा बहुत ये अलग से जानकारी थी तो लगा इसको बताना चाहिए, तो बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शाखा का संबंध निचली गंगा नहर से है। निम्नलिखित में से किस शाखा का संबंध निचली गंगा नहर से, तो फर्रुखाबाद शाखा, बेवर शाखा, भोगनीपुर शाखा या माठ शाखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, माठ शाखा का जो संबंध है ऊपरी गंगा नहर से है। किसका, ऊपरी गंगा नहर से है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है, तो ये पता होगा कि आपको, शारदा नहर प्रणाली जो है ये सबसे लंबी नदी प्रणाली है। अगला प्रश्न इसका देखते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कितने जिलों से होकर गुजरता है। आगरा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कितने जिलों से होकर गुजरता है, 5 जिलों से, 8 जिलों से, 10 जिलों से या 12 जिलों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर सी। आगरा एक्सप्रेसवे ज़िले 10 जिलों से होकर गुजरता है। और इसकी कुल लंबाई है आगरा एक्सप्रेसवे की, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है। कितनी है, 302 किलोमीटर है। और इससे आगरा लखनऊ और इसको क्या ना, केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, इसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसमें पूछा ही है कि कितने ज़िलों से, तो ये 10 जिलों से होकर गुजरती है। और इन 10 जिलों का थोड़ा बहुत नाम देखें तो इसमें आगरा आ जाता है, फिरोजाबाद आता है, मैनपुरी आता है, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 2016 में। कब हुआ था, 2016 में। 2016 में हुआ था। और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, तो अखिलेश यादव थे उस समय। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आगरा एक्सप्रेसवे का 10 जिलों से होकर गुजरता है, 302 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक।
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। एक तरफ लघु परियोजना दिया है, दूसरे तरफ क्या दिया है, जनपद दिया है। ठीक, तो लघु जल विद्युत परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना जितने भी हैं जल विद्युत परियोजना है। और लघु जल विद्युत परियोजना के बारे में देखें तो ये लघु जल विद्युत परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं और इनकी जिनकी उत्पादन क्षमता केवल 25 मेगावाट, मतलब 25 मेगावाट से कम होती है। 25 मेगावाट मतलब 25 मेगावाट से जिनकी उत्पादन क्षमता कम होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं लघु परियोजना। ठीक, एक तरफ दिया है, दूसरे तरफ खैरा। खैरा, तो खैरा कहाँ है, पूछा कौन संगत नहीं है, तो खैरा कहाँ है, सहारनपुर जिले में। और ये सहारनपुर में निर्मित है और इसकी कुल क्षमता कितनी है, ये खैरा जो है इसकी कुल क्षमता 3.75 मेगावाट है। और इस परियोजना को जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इस परियोजना को प्राप्ति होती है हथनी कुंड से। हथनी कुंड से इसको जल प्राप्ति होती है। उसके बाद माधो द्वितीय, तो माधो द्वितीय कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये शाहजहाँपुर में है। इसका भी कहीं ये भी सही सुमिलित है। उसके बाद कर्मनाशा, तो कर्मनाशा जो है क्या दिया है, ये गाजीपुर, तो गाजीपुर में ये नहीं है, बल कहाँ है, कर्मनाशा जो लघु परियोजना है ये गाजीपुर में नहीं है, ये कहाँ है, चंदौली में है। कहाँ है ये, चंदौली में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन संगत नहीं है, तो कर्मनाशा वाला सही नहीं है क्योंकि गाजीपुर दिया, कर्मनाशा कहाँ है, चंदौली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और थोड़ा सा डुंडा के बारे में देख रहे हैं तो डुंडा भी कहाँ है, ये तो पीलीभीत जिला में है और इसकी जो क्षमता होती है 5 मेगावाट है। 5 मेगावाट है इसकी क्षमता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। देश के निम्नलिखित हाथी रिजर्वों को उनकी स्थापना के आधार पर अवरोही क्रम में, अर्थात उनके घटते क्रम में, अर्थात जो पहले आया था उसको पहले, जो बाद में आया था उसको बाद में, अवरोही क्रम में लिखे थे जी। देखिए जो थोड़ा सा हाथी परियोजना के बारे में देखें तो हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में केंद्र के प्रायोजित योजना के तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत किया गया था। प्रश्न पूछता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो देखिए जो सबसे पहले ना मयूरझाना, तो मयूरझाना हाथी रिजर्व इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 2001 में। 2001 में मयूरझाना की स्थापना किया गया था। और ये है कहाँ मयूरझाना, सॉरी ये हम अन्नामलाई में लिख दिए। हाँ, ये जो मयूरझाना है 2001 में और ये है पश्चिम बंगाल में, मैं बोल दे रहा हूँ बस इसको सुन लीजिए। उसके बाद है क्या, इंताकी। इंताकी कहाँ है, ये नागालैंड में है, ये है नागालैंड में और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2005 में। उसके बाद शिवालिक है, तो शिवालिक देख लेते हैं। तो जो शिवालिक है इसकी ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में और इसकी स्थापना की गई थी 2002 में और है कहाँ, ये उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। ओहो सारा ख़त्म हो गया, चलिए सन ही बस लिखते हैं। मयूरझाना जो है कब है, तो मयूरझाना 2001। इंताकी जो है ये है 2005। शिवालिक कब आया था, तो शिवालिक की स्थापना कब की गई थी, 2002 में। और अन्नामलाई 2003। देखिए इसमें पूछा ना कि घटते क्रम में, तो इंताकी है 2005 में आया था, तो 2005 में तो इंताकी को सबसे पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद कब है अन्नामलाई जो 2003 में आया था, अर्थात 2-3 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो शिवालिक है 2002 है, तो अच्छा 2-3-4 और बचा एक मयूरझाना, 2-3-4-1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 2-3-4-1 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2-3-4-1। ऑप्शन नंबर 1 में ही है 2-3-4-1 ए में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व की स्थापना सबसे पहले की गई थी। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी। जो अब देखिए ओरांग दिया है, इंद्रावती, भद्रा, बिलीगिरी, रंगनाथी। तो ओरांग जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, असम में है, ये असम है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2016। उसके बाद जो भद्रा जो टाइगर रिजर्व है ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो की गई थी ये किया गया था 1999 में, 1998 और 99 इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद से एक इंद्रावती है, ये सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1982 से लेके, मतलब 1982-83 में किया गया था।
1982 मानते हैं। और ये जो एक बचा क्या, बिलीगिरी रंगनाथ हिल्स। तो जो बिलीगिरी रंगनाथ हिल्स है इसकी स्थापना किया गया था 2012 में। कब? 2012 में। तो देखिए जो सबसे पहले है इंद्रावती है, ये 1982 में आया। उसके बाद कौन आया? तो भद्रा आया 1998 में। उसके बाद ओरांग आया, नहीं सॉरी ये बिलीगिरी, फिर 2000 ओरांग। तो इसका सही आंसर पूछा चूंकि सबसे पहले कौन आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती 1982 में है इसकी स्थापना की गई थी। इंद्रावती चूंकि है कहाँ, तो ये है छत्तीसगढ़ में। और ये बिलीगिरी जो है ये भी कहाँ है, ये टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1982। अगला प्रश्न करा, देश के प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? देश में प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है भाई? तो वन जो है 4 ऑप्शन दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 दे रहा है, 5 दे रहा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। देश में प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक आता है आरक्षित वन, क्या आता है भाई? एक आरक्षित वन आता है, दूसरा क्या आता है? संरक्षित वन। एक होता है आरक्षित, दूसरा संरक्षित, और तीसरा होता है अवर्गीकृत। तो देखिए जो ये आरक्षित होता है ना, ये इस ऐसे वन में सरकार का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या अधिकार होता है, और इनमें लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी काटने तथा पशुओं को चराने के लिए अनुमति होती है। संरक्षित वन में अनुमति मतलब लकड़ी काटने और पशु को चराने की अनुमति होती है, जो वो भी उन लोगों को जो स्थानीय होते हैं। और अवर्गीकृत में यहाँ पशुओं की चराई और वृक्षों की कटाई बिल्कुल रूप से क्या होती है, निषिद्ध होती है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 कि राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना को कब से कब तक के लिए लागू किया गया था? क्या है? तो राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना को कब से कब तक लागू किया गया था? तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना दिया 2018 से 2025, 2016 से 2025, 2020 से 30 या 2017 से 2031। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा क्या है कि राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना को कब से कब तक, तो ऑप्शन नंबर डी 2017 से 2031 तक इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? हाइड्रोकार्बन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। पूछा कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? तो देखिए प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत वो आते हैं जो ये वायु प्रदूषक वायुमंडल में विद्यमान नहीं रहते हैं और ये सीधे स्रोत से निकलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन जो है ये प्राथमिक प्रदूषण होगा। और प्राथमिक प्रदूषण में कुछ अन्य जो देख लेते हैं, इसमें आता है लेड, आता है सल्फर डाइऑक्साइड, आता है हाइड्रोकार्बन, आता है जो कि दिया इसमें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजनी ऑक्साइड आता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, और जो पार्टिकुलेट्स होते हैं जो जैसे PM 2.0, 2.5, PM 10, तो ये भी आते हैं उसमें। और द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत इस प्रदूषकों की उत्पत्ति होती है ना, इस दो से अधिक प्रारंभिक प्रदूषकों के मतलब मिलने से बनता है। खुद दो से अधिक प्राथमिक प्रदूषक मिलेंगे तो ये द्वितीय प्रदूषक बनता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत सल्फर ट्राइऑक्साइड आ जाता है जो कि दिया है, ये द्वितीय प्रदूषक होगा। उसके बाद क्या आता है कि ओजोन आ जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। तो इसका जो आंसर पूछा है कि निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं, तो हाइड्रोकार्बन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 1 और 3 है, केवल 1 और 3। तब देखते हैं 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उसका प्रजाति है। दे रहा है कि धान की प्रजाति, तो धान जो है अच्छा सुमेलित करना है, ठीक।
तो यही हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये धान की जो सीता जो है ना, ये धान की प्रजाति है, अर्थात ए का किससे सुमिलित हुआ, टू से सुमिलित हुआ। उसके बाद मक्का, मक्का देखिए मक्का मुझे भी नहीं पता है तो इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं अगला ऑप्शन देखते लेते हैं, बाजरा। तो बाजरा जो है ना, ये है आपका शायद WC 75। तो बाजरा आ जाएगा, सी का थर्ड सुमिलित होगा, सी का थर्ड, बी को भाई हम लोग छोड़ते हैं। और अरहर किसके प्रजाति है, मतलब अरहर की प्रजाति कौन कौन सी है, तो अरहर की प्रजाति में आ जाएगा आपका क्या, अरहर में आ जाएगा पारस। ये जो पारस है अरहर की प्रजाति, अर्थात डी का किससे सुमिलित होगा, 4 से सुमिलित होगा। तो एक बचा है प्रकाश, तो ये जो मक्का है बी का 1 से सुमिलित हो जाएगा, बी का 1। अब देखते हैं ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का थर्ड और डी का 4 किस ऑप्शन में है। तो देखिए सी में सुमिलित है, ए का 2, बी का 1, सी का थर्ड और डी का 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी का थर्ड था ना, एक मिनट देखते हैं जरा। हाँ बाजरा सी का थर्ड ही था, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का थर्ड और डी का 4। अगला प्रश्न है, धान का झोंका जो ब्लास्ट रोग कहलाता है, धान का झोंका ब्लास्ट रोग निम्नलिखित में से किस कवक के कारण होता है, सेनिमोरिया मोराई, अर्बेनरिया या फोलोसिस, पिरुकुलेरिया ओराइजी या सीवर बंट ओराइजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी, पिरुकुलेरिया ओराइजी। पूछकर है धान का झोंका जो ब्लास्ट रोग निम्नलिखित में किस कवक के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिरुकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 38 दे रहा है कि केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, मुंबई में है, नागपुर में है, रांची में है या जामनगर में। तो ये कहाँ है, ये मुंबई में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है, तो मुंबई में है। और ये कपास क्या है ना, एक नकदी फसल है। और हाँ बस इतना ही, कपास एक क्या है, नकदी फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39, टमाटर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को माना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, टमाटर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, अफ्रीकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या एशिया महाद्वीप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टमाटर का जन्म स्थान माना जाता है। और इसका भारत में इसका जो आगमन हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। कौन लाए थे इसको भारत में, पुर्तगाली लाए थे। और टमाटर के उत्पादन में ना भारत इस समय कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। टमाटर के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन सा कृषि विपणन का मुख्य कार्य नहीं है, उत्पादन एकत्रीकरण, वितरण, वित्त की व्यवस्था या प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहा है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा कृषि विपणन का मुख्य कारण नहीं है, तो वित्त की जो व्यवस्था है ये कृषि विपणन का मुख्य कारण नहीं है। और बाकी जो उत्पादन का एकत्रीकरण, वितरण, प्रोसेसिंग, ये सभी क्या है, कृषि विपणन का ये क्या है, मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। देखिए दो अर्थशास्त्र आप लोग पढ़े होंगे और इकोनॉमिक्स, तो शुरू में आता है एक व्यष्टि आता है और एक आता है क्या, एक आता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए व्यष्टि के अंतर्गत, व्यष्टि का मतलब होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसको माइक्रो भी बोलते हैं, ठीक। और समष्टि को मैक्रो कहते हैं। तो कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता क्या, व्यक्तिक इकाई, फर्म, आय, नियोजन, बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन। नियोजन जो है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है, नहीं आता है। और इसका सही आंसर क्या था, नंबर सी, नियोजन।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्रों में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है? प्रोफेसर किन्स ने कहा था, प्रोफेसर पिगू ने कहा था, या प्रोफेसर नैप ने, या रॉबर्टसन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रॉबर्टसन। ऊपर दिए गए कथन को किसने कहा था? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा था इसको। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है कि प्रत्यक्ष कर दायित्व क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 43 कि प्रत्यक्ष कर दायित्व व्यक्ति को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। सही है। पहला कथन ही क्या है? सही है। प्रत्यक्ष कर जो होता है, प्रत्यक्ष कर का जो दायित्व होता है व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं किया सकता है, तो ये कथन क्या है? उसके बाद पूंजीगत लाभ कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत लाभ कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो दूसरा कारण भी क्या है? सही है। अब देखेंगे व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए पूंजीगत लाभ कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ये प्रत्यक्ष कर दायित्व को व्यक्ति किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित नहीं कर सकते, कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए कोई भी दोनों का कोई भी सुमेलन नहीं लग रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह कर केवल वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कर जो है केवल वस्तुओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है। जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहां वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए दूसरा कथन भी क्या है? पहला कथन तो गलत है। देखिए पहला इसमें कथन जो है ना गलत है, क्योंकि यह कर केवल आपूर्ति पर लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है ना, ये निर्माता से लेके उपभोक्ता तक और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला यह एक एकल कर है। तो इसलिए पहला क्या कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहां वस्तुओं का निर्माण होता है, तो ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जीएसटी उस राज्य में लगाया जाता है जहां वस्तुओं को सेवाओं का उपभोग किया जाता है। तो दोनों कथन क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सत्य है, अर्थात दोनों कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है विअनुज्ञप्तिकरण निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? विअनुज्ञप्तिकरण, तो इसका सही ऑप्शन दिया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या साम्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विअनुज्ञप्तिकरण जो है ये उदारीकरण की विशेषता है। किसका है? ये उदारीकरण की विशेषता है। क्या होता है ना, विअनुज्ञप्तिकरण के अंतर्गत क्या आता है कि जब शुरू में पहले क्या था ना, कोई भी कंपनी बैठाने के लिए तमाम तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया गया कि उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को इसके अंतर्गत क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। इसलिए और ये जितने भी लाइसेंस लेना भी था कुछ मिलते थे तो बहुत ही सरल सरल आसान कर दिया गया। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण का। अगला प्रश्न है 46 कि भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए किस वर्ष अलेक्जेंडर समिति का गठन किया था? प्रश्न संख्या 46 कर रहा है कि भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए किस वर्ष अलेक्जेंडर समिति का गठन किया था? 1997 में, 80 में, या 77 में, या 1967 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1977 में। अलेक्जेंडर समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर समिति का संबंध किससे है? तो निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए। किससे है? निर्यात संवर्धन पर सुझाव देने के लिए इस अलेक्जेंडर समिति का क्या गठन किया गया था। अगला प्रश्न एग्जिम बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। तो पहला ही कथन क्या है? सही है। इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक के अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 1982 में इस बैंक का परिचालन शुरू हुआ था।
मतलब पहला तो कथन सही हो। यह विदेशों में निवेश हेतु ऋण प्रदान करता है। ये क्या कह रहे हैं कि ये विदेशों में निवेश हेतु ऋण प्रदान करता है। पूछा कौन सा कथन है, दूसरा कथन। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं। सॉरी, गलत दे दिया है, हम गलत पढ़ ही लिए। ये विदेशों में निवेश हेतु ऋण प्रदान नहीं करता है, तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। पूछा है कौन प्रदान नहीं करता है, इसलिए। और ये जो है ना, ये विदेशों में ऋण निवेश हेतु ऋण प्रदान करता है, इसमें दिया है चूँकि ऋण नहीं प्रदान करता है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन सत्य है, दूसरा क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, केवल एक ही सही होगा इसका। अगला प्रश्न कर रहा है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन एवं क्रमबद्ध विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन एवं क्रमबद्ध विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है। वित्त सचिव होता है, गृह सचिव होता है, वाणिज्य सचिव होता है, या पर्यावरण सचिव होता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, वाणिज्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन एवं क्रमबद्ध विकास के लिए गठित बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वाणिज्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए एसडीजी से संबंधित एक प्रश्न जरूर, मतलब 2-3 सालों से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तो एसडीजी जो 17 है, कुल टोटल कितने हैं, 17, और कुल लक्ष्य कब तक प्राप्त करना था, तो 2030 तक। तो इस 17 को थोड़ा बहुत आप ट्रिक से किसी भी माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एसडीजी जो 6 दिया है, क्या दिया है, लैंगिक समानता। देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये लैंगिक समानता से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है, तो ये है पानी और स्वच्छता। किससे संबंधित है, पानी और स्वच्छता से संबंधित है। तो पहला ही कथन क्या है, सुमिलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि एसडीजी 6 है, ये पानी और स्वच्छता से संबंधित, और लैंगिक समानता किससे है, तो एसडीजी 5वां से संबंधित है। लैंगिक समानता किससे संबंधित है, 5वां से, एसडीजी 5वां, ठीक। अब दिया एसडीजी 9 लचीली अवसंरचना, तो ये भी सही है। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। और एसडीजी 7 तो टिकाऊ ऊर्जा, तो ये भी सही है। इसका केवल ए सुमिलित नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था में बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कृषि ऋण से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से, बंदरगाह मार्ग से, या निवेश से। तो प्रश्न 50 का क्या हो जाएगा, ये दे रहा है कि अर्थव्यवस्था में बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये इसका है कृषि ऋण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेश से संबंधित है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है एफडीआई, और भारत में विदेशों से होने वाले निवेश को प्रत्यक्ष विदेश निवेश ही कहा जाता है। और ये जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश जो था 2 प्रकार का होता था। कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार के, ठीक। पूरा देखिए बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट को हम पूरा लोग समझ ही लेते हैं इसको। तो एफडीआई जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, स्वचालित मार्ग। क्या होता है, एक स्वचालित मार्ग, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा आप। एक स्वचालित मार्ग होता है, एक दूसरा सरकारी मार्ग होता है। देखिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसे प्रचलित रूप से बॉम्बे रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बॉम्बे रूट। जो स्वचालित मार्ग होता है इसे प्रचलित रूप से बॉम्बे रूट कहा जाता है। और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जिन्हें एफडीआई प्राप्त करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति नहीं होती है। अर्थात जो बॉम्बे से जो एफडीआई आते हैं, बॉम्बे, उसे सरकार के मतलब सरकार से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा होता है सरकारी मार्ग, तो इससे प्रचलित रूप से दिल्ली रूट भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते हैं जिन्हें एफडीआई प्राप्त करने के लिए सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल निवेश। देखिए, और आज की वीडियो हम लोग इतना ही प्रश्नों को रहने देते हैं। और इसको क्या करिए ना, आप लोग 1.5 पे या 1.23 जो भी हो स्पीड बढ़ा के, और जो स्लो लग रहा हो तो बढ़ा के स्पीड देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में 51 से प्रश्नों को देखेंगे हम लोग।